बड़ी खबर है कानपुर से इस वक्त की हमारे पास। कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। कानपुर में आज 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर में बड़ी खबर। सीधा कानपुर लिए चलते हैं। प्रभात अवस्थी इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। प्रभात, अभी जो कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है और उसके बाद जो प्रभाव आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में उसके बारे में बताइए दर्शकों को। चाहूँगा कि सबसे पहले तो कि कानपुर में जो सुबह रिपोर्ट्स आई थी उसमें 8 पॉजिटिव केस सामने आए थे। उसके बाद जो दोपहर में रिपोर्ट्स आई उसमें 3 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और अगर पीछे बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 17 पॉजिटिव केस कानपुर में नए सामने आए, जिसके बाद कुल जो संख्या है कानपुर में एक्टिव जो कुल केसों की वो 94 हो गई है। तो साफ है कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 2 दिन पहले जिस एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत हुई थी और उसका सैंपल जो है वो अंतिम संस्कार के समय घाट से लिया गया था, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन के जो हाथ पांव हैं वो फूल गए हैं, क्योंकि वहां पर कई और लोग मौजूद थे और घाट से ये सैंपल लिया गया था, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो साफ है कि कानपुर में मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है। अब कानपुर में मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 3 हो गई है। तो अगर ओवरऑल अब कानपुर की बात की जाए तो प्रशासन के हाथ पांव जो है वो पूरी तरह से फूले हुए हैं। अब फिर से नई रणनीति तैयार की जा रही थी कि आखिरकार किस तरह से कांटेक्ट जो है उसको ट्रेस किया जाए। अगर अब कानपुर के आंकड़ों की बात करें तो जो कुल केस हैं वो 94 हो गए हैं, वहीं एक्टिव केस जो है वो 84 हो गए हैं। मृतकों की संख्या जो है वो 3 हो गई है और जो ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं वो 7 हो गए। जी राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रभात। कानपुर से बड़ी खबर पर हमें अपडेट कर रहे थे प्रभात अवस्थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर और है हमारे पास। तबलीगी जमात को बैन करने की सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने इस बात की सिफारिश की है। आयोग के सदस्य ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और आयोग ने जमात से देश को खतरा बताया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने यह खत लिखा है मुख्य सचिव को और तबलीगी जमात को बैन करने की बात कही है। बैन करने की सिफारिश की गई। निर्दोष लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं तबलीगी जमात की वजह से, ये तर्क भी दिया गया है अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के लेख पर यह अल्पसंख्यक आयोग ने जमात से देश को खतरा बताया है। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने तबलीगी जमात का आतंकी संगठन फौजी से रिश्ता बताया था। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात को बैन किया जाए, ये बात कही है पत्र लिखकर अल्पसंख्यक आयोग ने। तबलीगी जमात को बैन करने की सिफारिश, ये देखिए खत वो जो लिखा गया है मुख्य सचिव को अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा, वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। 19 अप्रैल को अल्पसंख्यक आयोग की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम माननीय सदस्यों ने आहूत की और जिसमें मेरे साथ माननीय सदस्य कुंवर सैयद इकबाल हैदर, सोफिया अहमद, मनोज कुमार मसीह और मैं परविंदर सिंह, हम लोग बैठे और हम लोगों ने इस पे निर्णय लिया और हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को हम लोग अपनी संस्तुति जारी करें कि वो तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाएं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कहते हैं कि हरकत उल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है उससे ये तबलीगी जमात के 6000 लोग वहां से प्रशिक्षित होकर हैं, वो आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और संपूर्ण भारत के लिए सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है और उसमें अपनी संस्तुति, अपना हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हम लोग संस्तुति जारी कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से तबलीगी जमात को बैन किया जाए। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से इस वक्त सीधा कनेक्ट है। वीरेश, अब चूंकि यह खत लिखा गया है, हमने बयान भी सुना, इसके बाद आगे क्या हो सकता है?
देखिए, ये एडवाइजरी है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। और 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री से भी अपील किया था इन्हीं लोगों ने कि प्रतिबंध लगा दिया जाए तबलीगी जमात पर पूरे देश में, और इसका आधार बनाया था उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के उस ट्वीट का, उस इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हरकत-उल मुजाहिदीन के जो संस्थापक हैं उनका संबंध तबलीगी जमात से रहा है और 6000 से ज्यादा जमात के सदस्यों ने पाकिस्तान में जाकर प्रशिक्षण लिया है आतंकवादी कैंपों में, और इनकी जो गतिविधियां हैं वो आतंकवाद से संबंधित हैं और तमाम ऐसे मासूम बच्चों को वो बरगलाने का काम करते हैं और आतंकवाद की तरफ झोंकने का रास्ता अख्तियार करते हैं। ऐसे में इनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री से आग्रह किया था पत्र लिखकर, और आज एडवाइजरी जारी की है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया जाए। राजेंद्र, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में अगर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है तो इसके बाद चूंकि एडवाइजरी है तो जाहिर सी बात है मुख्य सचिव स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए इस बारे में। और आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं इस रिकमेंडेशन पे, और क्या राय बन रही है वीरेश? देखिए राजेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश में आज सुबह 7 बजे के आंकड़े की बात करें तो जो कोरोना पॉजिटिव हैं 1509 के करीब हैं, और ऐसे में उनमें 900 से ज्यादा केवल और केवल तबलीगी जमात से हैं। तो सरकार इस बात को लेकर बेहद चिंतित है। आज भी टीम 11 की बैठक में तबलीगी जमात के आंकड़ों को लेकर चिंता व्यक्त की गई, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 20 से ज्यादा जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव हैं उनमें एक अलग से नोडल ऑफिसर बनाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह से अटैक किया जा रहा है। तो एक समन्वय की स्थिति स्थापित की जाए, जो जिला प्रशासन है और शासन है उसके बीच में 20 से ज्यादा ऐसे जिलों में जो नोडल ऑफिसर को लगा दिया जाए, उनको बड़े अधिकारियों को रख दिया जाए जो एक समन्वय स्थापित करें कि कोरोना वॉरियर्स को कोई दिक्कत ना हो और प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो, और तुरंत उन तक मैसेज शासन से पहुंच सके और बेहतर कोऑर्डिनेशन बन सके। तो ये भी आज चर्चा का विषय था। ऐसे में तबलीगी जमात एक बड़ी समस्या है, इसलिए उस पर शासन विचार कर सकता है। मुख्य सचिव को पत्र गया है, अभी शासन इस पर विचार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश पांडे इन तमाम जानकारियों के लिए। वीरेश पांडे हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ है आज, किस तरह का विचार हुआ है आज सुबह जो मीटिंग हुई है उसमें। आगे बढ़ते हैं, मौलाना साद को गिरफ्तार करने दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शामली के कांधला स्थित फार्म हाउस पहुंची है, और वहां पर पिछले 1 घंटे से क्राइम ब्रांच की टीम शामली पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही। कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है, और उम्मीद है कि जल्दी ही इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मौलाना साद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन अब फार्म हाउस के अंदर मौलाना साद मौजूद है या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम और शामली पुलिस अंदर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कांधला फार्म हाउस पहुंच गई है क्राइम ब्रांच की टीम, और पिछले 1 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रही है मौलाना साद की तलाश में। ब्रांच आज शामली के कांधला स्थित फार्म हाउस पहुंची थी। ये फार्म हाउस दिल्ली मरकज के प्रमुख मौलाना साद का है। आप देख सकते हैं ये वही फार्म हाउस है जहां दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। पिछले 2 घंटों से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। जानकारी मिली थी कि मौलाना साद इसी फार्म हाउस में छुपा है, लेकिन मौलाना साद तो नहीं मिला, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच को कुछ अहम दस्तावेज और सबूत यहाँ हाथ लगे हैं, जिसको लेकर के दिल्ली क्राइम ब्रांच यहाँ से निकल चुकी है। हालांकि मीडिया के लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ये जानकारी जुटाई जा सकती है कि कुछ अहम दस्तावेज दिल्ली क्राइम ब्रांच को ज़रूर हाथ लगे हैं। और जब दिल्ली क्राइम ब्रांच यहाँ पहुँची थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शामली पुलिस ने किए थे, क्योंकि मौलाना साद के समर्थक बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। यही वजह है कि पुलिस ने सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर रखी थी। शामली से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। बलराम पांडे के पास सीधा ले चलते हैं आपको। मेरठ इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। बलराम, अभी फिलहाल क्या ताज़ा स्थिति है वहां पर, क्या ताज़ा जानकारी आपके पास मेरठ से?
देखिए राजेंद्र, हम इस वक्त शामली के उसी फार्म हाउस में मौजूद हैं जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और लगभग 2 घंटे तक उसने सर्च ऑपरेशन चलाया था। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वही फार्म हाउस है जहां पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की फोर्स पहुंची थी और उसने यहां पर लगभग 2 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया था। उसको उम्मीद थी कि मौलाना साद यहां पर अंदर छुपा होगा, लेकिन मौलाना साद तो नहीं मिला, लेकिन कुछ अहम दस्तावेज और कुछ सबूत उसके हाथ जरूर लगे हैं, जिसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के दिल्ली क्राइम ब्रांच यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो दस्तावेज उसके हाथ लगे हैं, जो सबूत उसके हाथ लगे हैं, उससे मौलाना साद तक उसे पहुँचने में आसानी होगी और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही मौलाना साद हो सकता है क्राइम ब्रांच की गिरफ्त के में हो। तो कहीं न कहीं राजेंद्र अब लगातार शिकंजा मौलाना साद पर कसता जा रहा है, क्योंकि लगातार आप देखिए जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, मेरठ हो, गाज़ियाबाद हो, शामली हो, बिजनौर हो, हर जगह उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी हम ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो अभी 13 पॉजिटिव रिपोर्ट सहारनपुर में आई है, जिसमें 10 तबलीगी जमात के हैं। असम और मेघालय के ये जमाती हैं जिनके कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यही वजह है कि लगातार मौलाना साद की तलाश की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मौलाना साद पुलिस की गिरफ्त में होगा। और यही वजह है कि जब सूत्रों से जानकारी मिली दिल्ली क्राइम ब्रांच को, तो वो तत्काल शामली स्थित जो कांधला में फार्म हाउस है मौलाना साद का, वहाँ पहुँची और उसने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। शामली पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुँची है। हालांकि मौलाना साद के जो समर्थक हैं वो काफ़ी तादाद में है। यही वजह है कि जो स्थानीय पुलिस थी उसने सुरक्षा के ठीक है, आपने इंतजाम कर आपने रखे बताया। थे। जब क्राइम ब्रांच यहाँ ठीक पहुंची बलराम, है ठीक, तो उसे ठीक, किसी ठीक, चीज़ की ठीक। दिक्कत नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें आपने जो भेजी हैं वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से शामली में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शामली में साद की तलाश में छापेमारी क्राइम ब्रांच की, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर। आगरा में लाठी डंडों से मानसिक विक्षिप्त की पिटाई सीसीटीवी में कैद हुई है। पहले भी कई बार पिटाई कर चुके हैं आरोपी। बाग क्षेत्र के जुल्हापुरी कस्बे की घटना है, ये देखिए आप आगरा की तस्वीरें। यह आरोपी पहले भी कई बार इस तरह की पिटाई कर चुके हैं। बाग क्षेत्र के जुल्हापुरी कस्बे की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक बड़ी खबर बरेली से इस वक्त हमारे पास है। 55 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए हैं। पुलिसकर्मियों का कोरोना सैंपल लिया गया है। छुट्टी लेकर पुलिसकर्मी घर गए थे और अब इनका सैंपल लिया गया है। छुट्टी लेकर ये पुलिसकर्मी घर गए थे। 55 इनकी संख्या, इनको क्वारंटीन किया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बरेली से। 55 पुलिसकर्मी क्वारंटीन, इनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं जांच करने के लिए। और ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वहां पर बड़ी चुनौती। छुट्टी लेकर ये पुलिसकर्मी घर गए थे, आशंका कि संक्रमित हुए हैं और इसीलिए इनको क्वारंटीन किया गया है। अब इनके खून के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। अनूप मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से। अनूप, विस्तार में बताइए क्या हुआ है। देखिए, ये जो पुलिसकर्मी है ये लोग लॉकडाउन से पहले छुट्टी पर अपने घर गए हुए थे और जब ये छुट्टी में वापस आए हैं, इसके बाद इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और जिला अस्पताल में इन सभी के सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि बरेली ऑलरेडी कोरोना मुक्त है और अधिकारी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बरेली कोरोना की चपेट में अब ना आए। उसके लिए एहतियात के तौर पे सभी पुलिसकर्मियों के जो 55 पुलिसकर्मी हैं जो अलग अलग जिलों से हैं यूपी के, उन सभी को होम क्वारंटाइन करने की नसीहत दी गई है और सभी लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए IVRI में भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कल तक आने की संभावना है। तो अधिकारियों का कहना है कि एहतियात के तौर पे लोगों को भेजा गया है। 14 दिन के बाद एक बार फिर से इन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इन लोगों को काम पर फिर से ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खून के नमूने ले लिए गए हैं इन पुलिसकर्मियों के, जांच के लिए उसको भेजा जाएगा और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर ये वापस काम पर आएंगे। तब तक के लिए ये 55 पुलिसकर्मी क्वारंटीन आइसोलेशन में।
और लखनऊ में लगातार दूसरे दिन लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। इस बार हजरतगंज में एक लड़की बिना मास्क पहने खरीदारी करने पहुंच गई। जब पुलिस ने मास्क के बारे में पूछा तो उल्टा बदसलूकी करने लगी। पुलिस ने जब और कड़ाई से पूछताछ की तो गुस्साते हुए ये घर वापस चली गई। कल भी गोमती नगर में कुछ लड़कियां सरेआम पुलिस से बदतमीजी करती नजर आई थी। हालांकि बाद में उन लड़कियों के पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। ये देखिए तस्वीरें आज की लखनऊ की। खींचो भैया मैम, खींचो और अगले दिन पेपर में डाल देना कि पुलिस वालों की क्रिमिनल गिरी चल रही है यहाँ पे। तब भी तो परेशानी करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हो रहा है? मैं कहाँ जाऊँ फिर बताओ। ये देखिए आप, कल जो लखनऊ में हुआ वो भी तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। कैसे कागज दिखाने के लिए जब गाड़ी के कहा गया तो ये युवती बेफर पड़ी, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही थी। बाद में पता चला कि जिस कमांड हॉस्पिटल में जाने की बात इसने कही थी वहां पर इसका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। आज देखिए क्या हुआ है हजरतगंज में। मैं कहाँ जाऊँ फिर बताओ। खींचो भैया मैम, खींचो और अगले दिन पेपर में डाल देना कि पुलिस वालों की क्रिमिनल गिरी चल रही है यहाँ पे। तब भी तो परेशानी करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हो रहा है? मैं कहाँ जाऊँ फिर बताओ। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से इस वक्त हमारे पास है। कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं वहां पर, और जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या जा पहुंची है 127। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। सहारनपुर की बात कर रहे हैं हम। 13 नए कोरोना मरीज मिले हैं वहां पर। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, बताइए क्या हुआ है वहां पर। राजेंद्र जी, आज 167 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 13 पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 13 पॉजिटिव में से 8 असम के जमाती हैं और 1 मेघालय का। कुल मिला के 10 जमाती हैं और 3 जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं वो देवबंद के पास क्वारंटीन सेंटर में पहले से ही क्वारंटीन थे। तो कुल मिला के 13 पॉजिटिव जो हैं पेशेंट वो पाए गए हैं, जिसमें से 10 जमाती हैं और 3 वहाँ जो जमातियों के संपर्क में आए हुए लोग थे उनके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सहारनपुर में एक के बाद एक जमातियों के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी अब काफी ज्यादा हड़कंप मच चुका है। और कहा जाए तो लगभग 100 जमाती हैं सहारनपुर में जो संक्रमित हुए हैं या फिर उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। यानी 100 के करीब पॉजिटिव जो पेशेंट हैं वो जमाती हैं या जमातियों के संपर्क में आए हुए लोग हैं जी। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ रहा है राजेंद्र जी, और ये बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है बलराम, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि ये बहुत चिंता का विषय है। और आपने बताया कि 127 में से 100 या तो जमात के लोग हैं या तो उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। बहुत धन्यवाद आपका बलराम। और गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर एक शख्स तलवार लहराता हुआ दिखा था और उसने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। बाद में एबीपी गंगा ने प्रमुखता से जब खबर दिखाई तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए महज 3 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के पहरे के बीच ये शख्स तलवार लेकर कैसे घूमता दिखा। वीडियो थाना लोनी कोतवाली के सरल कुंज का है। तीन घंटे के भीतर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलवार लेकर ये दिखाई दिया युवक, ये व्यक्ति। और वाराणसी में रामदास प्राथमिक विद्यालय के शेल्टर होम में क्वारंटीन किए गए विदेशी मूल के 3 लोगों ने हंगामा किया। ये विदेशी शमशान घाट पर तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते थे, लेकिन रामनगर पुलिस और जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद विदेशी पर्यटकों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वाराणसी की तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रशासन के मना करने पर यहां पर हंगामा किया गया।
और इधर कानपुर में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गया। रेलवे के करीब 300 सफाई कर्मचारी सुबह ही स्टेशन पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो सफाई कर्मी रेलवे सीटीएम हिमांशु उपाध्याय के घर के बाहर पहुंच गए। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर सभी को हटाया। तो वो कह रहे सर 6 दिन की पेमेंट आई है बस, और 3 दिन की पेमेंट मिलेगी आप लड़कों को और 3 दिन की मिलेगी लेडीजों को। और अभी जब हम लोगों ने बात करी तो अब वो कह रहे कि सर अगर आप जेंट्सों को दे दी जाएगी पेमेंट। सारे वर्कर किसी की 1500 कट के आई है। और एक बड़ी खबर उन्नाव से, पुलिस अभिरक्षा से 2 चोर फरार हो गए हैं। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। देर रात वार्ड की खिड़की तोड़कर ये चोर भाग खड़े हुए हैं। दोनों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। इस बड़ी खबर के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। बड़ी खबर संभल से, वहां पर एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। संभल में कोरोना मरीजों की संख्या जा पहुंची है 10। ये थाना राजपुरा के इलाके से व्यक्ति सामने आया है कोरोना पॉजिटिव। अब तक संभल में 10 कोरोना पेशेंट्स सामने आ चुके हैं। एक की मौत भी हो चुकी है। अभी भी 9 एक्टिव केसेस हैं संभल में कोरोना के। एक और छोटा सा ब्रेक।